वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में वापस आ चुके हैं और हमारे साथ एसएचओ ज़ीशान साहब मौजूद है। उनसे ही जान लेते हैं, क्योंकि ये एक छोटी बच्ची का केस था और इसको इस तरह से मुलज़िमा का पकड़े जाना पुलिस की आला कारकर्दगी को ज़ाहिर करता है। ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मुझे बताइएगा, ये एक छोटी बच्ची का केस था, 2 माह की बच्ची है, और किस तरह से ये मुलज़िमा आपने इसको पकड़ा और ये सारा मामला किस तरह से पुलिस तक पहुंचा? बिल्कुल, हमें 6 बजे हमें इत्तला मिलती है कि एक बच्ची अगवा हो गई है 2 माह की। जब हम मौके पर जाते हैं तो हम उसका जब वहाँ से हम उसके लवाहिकीन से मिलते हैं तो हमें बताते हैं कि जुमेरात वाले दिन वो पार्क जाती है फैमिली, और वहाँ पर देखते हैं कि एक खातून जो है वो वहाँ पर रो रही होती है। तो ये आसमा बीबी जो इस बच्ची की वालदा है वो उससे पूछती है कि तुम क्यों परेशान हो और तुम क्या वजह है तुम्हारे रोने की। तो जिस पर ये बताती है कि मेरा शोहर से मेरी नाचाकी है और वो मुझे तलाक दे रहा है और मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं भूखी भी हूँ और मेरे पास कोई काम भी नहीं है। तो जिस पर वो आसमा बीबी जो है वो उसको ऑफर करती है कि आप मेरे घर काम कर लें तो आपका अच्छा गुजर बसर हो जाएगा। इस पर वो जुमेरात वाले दिन वो उसको अपने जाके घर दिखाती है। वेरी नेक्स्ट डे जुमे वाले दिन, चूँकि ये जिनकी ये बच्ची है वो मजदूर हैं, वो उनके जुमे वाले दिन छुट्टी होती है, तो वो कहते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं तो आप आज ना आए। तो सैटरडे को ये फिर उनको फ़ोन कॉल करती है कि मैं आपके घर काम करने आ जाऊँ, जिस पर ये वो कहते हैं कि आप आ जाएँ। जिस पर ये घर आती है और वहाँ पर उनके कपड़े वगैरह धोती है, घर का सारा काम करती है। और वो जो घर की मालकिन है आसमा, वो उसकी जो 2 माह की बच्ची है आयशा, उसकी तबीयत थोड़ी सी नासाज होती है, जिस पर ये उनको कहती है कि मैं बच्ची को दम करवा लेती हूँ और इसका सीना जो है वो मालिश करवा लेती हूँ, मेरे जानने वाले हैं, तो इंशाल्लाह ये बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जिसमें आसमा बीबी जो है वो अपनी बच्ची जो 2 माह जिसकी उम्र है आयशा, उसको वो कंबल में लपेट के इसके हवाले कर देती है और ये फिर वहाँ से चली जाती है। जब कुछ वक्त गुजरता है तो उनको रियलाइज होता है कि अभी वापस नहीं आ रही और ना ही वो उनका फ़ोन पिक कर रही होती है। तो जिस पर उनको शक गुजरता है तो वो अपने शोहर को बताती है और उसके बाद फिर वो हमें 15 पे कॉल करते हैं। जैसे हमें 15 पे वो कॉल करते हैं तो हमारी एसपी साहिबा, सीपीओ साहब की डायरेक्शन पे और हमारे डीएसपी साहब हम सारे मौके पर पहुँचते हैं। तो वहाँ पर हम उस मुख्तलिफ जो है वो टीम्स तश्कील देते हैं और हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। हम उसको ट्रैक डाउन करते हैं कि ये बच्चे को लेकर किधर गई है। अपनी जदीद टेक्नोलॉजी से हम इसको ट्रैक डाउन करते हैं, लेकिन इसने मीनवाइल जब यहाँ से वो बच्ची लेकर निकली थी, इसने अपना नंबर और सारी चीज़ें उनके मोबाइल से भी डिलीट कर दी थी। तो ये बड़ा चैलेंजिंग था और 2 माह की बच्ची का वो इशू था। फिर हमने जदीद टेक्नोलॉजी से हमने इसको ट्रैक डाउन किया, इसकी लोकेशन मुख्तलिफ जगह पर चेंज हो रही थी और जिससे हमें भी बड़ी परेशानी हो रही थी कि ये और वहम आ रहे थे मुख्तलिफ किस्म के, ये बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। तो बिलाखिर हमने इसको मुख्तलिफ जगह पर उकाड़ा में और मुल्तान में मुख्तलिफ जगह पर रेड्स करके हमने इसको फाइनली गिरफ्तार कर लिया और उस 2 माह की बच्ची को बाज़ियाब कर लिया। ज़ीशान साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो मुलज़िमा है बेसिकली ये रिहायशी कहाँ की थी और मुल्तान तक ये कैसे पहुंची? चूंकि इस तरह के वाक़यात हम देखते हैं कि आमतौर पर पहले सुनते थे कि छोटे शहरों में होते हैं और खासतौर पर जो देही इलाके हैं वहां पे होते थे। एक मुल्तान जैसे शहर के अंदर 2 माह की बच्ची का अगवा होना और उन वालदैन का उसके ऊपर ट्रस्ट करना, खासतौर पर उस वालदा का कि उसको हाथ में अपनी बेटी का दे देना और फिर उसके बाद इसका पकड़े जाना, ये किस तरफ इशारे हैं? क्या कहेंगे इस पे? बेसिकली ये तो झांकी रिहायशी थी, लेकिन इसकी अरसा 3 साल पहले इसकी उकाड़ा के एक गाँव में इसकी शादी हुई थी और ये जब वहाँ से ये अपने हस्बैंड को जो है वो क्योंकि जो हस्बैंड उसका अनपढ़ था, उसको चीज़ों का आइडिया नहीं था, तो ये अपने हस्बैंड को इसने वहाँ पर बताया कि मेरे जो मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा बेबी होने वाला है, और उसको मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में लेके जाती थी और उसको खाली हॉस्पिटल की पर्चियाँ दिखा के ये मुलज़िमा जो है मुलज़िमा अपने हस्बैंड को बावर करवाती थी कि ये मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो इसके वो झांसे में आ जाता था। तो वहां से जब ये इसने बता दिया कि अब इतने मंथ्स हो गए हैं, तो फिर ये वहां से ये उकाड़ा से अपने उधर घर से निकलती है और इधर मुल्तान आ जाती है। मुल्तान में इसके कोई दूर के रिलेटिव्स होते हैं, उनको ये कुछ और बहाने लगाती है। मीनवाइल ये जब ये हरकत करती है तो ये किसी को नोटिस में दिए बगैर ये गायब हो जाती है। अच्छा ज़ीशान साहब, मुझे ये बताइएगा, जब ये गायब होती है वहां से अपना नंबर भी डिलीट कर देती है,
तो किस तरह से पुलिस ने फिर इसको ट्रेस कैसे किया? इसमें आपने सेफ सिटीज के जो कैमराज है उनकी मदद ली या फिर आपके पास कोई और टेक्नोलॉजी थी? किस तरह से किया, हमारे नाजरीन को थोड़ा सा बताइएगा। इनिशियली तो जो हमारी टीम्स बनी थी उसके अंदर हमने इसको सेफ सिटी के कैमराज और जो लोकल कैमराज हैं वहां से हमने इसका ट्रैक जो है वो हमने इसका कलेक्ट किया। उसके बाद फिर हमने जो हमारी टेक्निकल टीम्स हैं उन्होंने इसके मोबाइल पर काम किया और फिर हमें इसकी लोकेशन वगैरह और सारी चीजें हमें आइडिया हो। नाज़रीन आगे चलते हैं, चूंकि इस सारे मामले में जब ये बच्ची अगवा होती है उससे लेके और बच्ची को बरामद करने तक जो सीपीओ मुल्तान है सादिक अली डोगर साहब, उनकी हिदायत पर और एसपी जो मुतलका हैं उनकी क़यादत में ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही थी। उनसे भी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से, किस तरह से ये बच्ची को बरामद किया गया। पुलिस की जो कारकर्दगी है वो तो काबिल तारीफ है ही, लेकिन उन्हीं से ही जान लेते हैं कि ये सारा मामला किस तरह पुलिस तक पहुंचा और फिर उन्होंने किस तरह से इसको कार्रवाई की। उनके पास चलते हैं। और हमारे साथ एसपी मैडम खदीजा मौजूद है, उनसे ही जान लेते हैं कि ये जो 2 माह की बच्ची थी इसको किस तरह से पुलिस ने बरामद करवाया और सारा वाकया किस तरह से पुलिस तक पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए हमें टाइम दिया। मुझे बताइएगा सबसे पहले ये 2 माह की बच्ची थी, किस तरह से रिपोर्ट हुआ वाकया और फिर मुलजिम तक किस तरह सुराग लगाया? देखिए, इसमें एक खातून होती हैं जो पार्क में बैठी रो रही थी और जो बच्ची की माँ है वहाँ जाती है, उसे पूछती है तो वो उसको एक अपना दर्द भरा किस्सा सुनाती है जिसके मुताबिक दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। तो उसकी बेस पे उस खातून को उस पर रहम आता है और उसको अपने घर ले जाती है और उसको घर में काम दे देती है, उसको मेड रख लेती है घर में। और वो 2-3 दिन के बाद वो फिर आती है कपड़े धोने के लिए। मीनवाइल उसने अपना जो है ना ट्रस्ट बहुत अच्छा डेवलप कर लिया होता है। वो खातून मेड जो है वो बच्ची उसकी बीमार थी 2 माह की, उसने इलाज करवाया और इलाज से वो ठीक नहीं हो रही थी। उस खातून ने उसे कहा कि मैं एक बाबा के पास लेके जाऊंगी, इसको दम कराएंगे, इस दम कराने से बच्ची जो है ना आपकी ठीक हो जाएगी। और खातून ने उस पर इतना ज्यादा ट्रस्ट कर लिया कि वो बच्ची बगैर किसी सुपरविजन के अकेली उस खातून को देके भेज दी और वो काफी देर तक इस चीज का वेट करती थी कि शायद वो दम करवा के वापस आ जाएगी। जब वो नहीं आई तो फिर इन्हें थोड़ी टेंशन हुई तो इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कराया। जैसे ही हमें इस पे इंफॉर्मेशन मिली तो हमने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। उसमें यह था कि इस खातून ने क्योंकि दूसरी खातून के नंबर पे कॉल की हुई थी और वो नंबर डिलीट कर दिया हुआ था। लेकिन डेफिनेटली आपको पता है जब कोई मुजरिम जुर्म करता है तो कोई ना कोई निशान छोड़ जाता है। तो इसी तरह इसने अपने कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ दी जिसको हमने फॉलो किया, टेक्निकली चीज़ों को लेके चले, कैमराज को लेके चले और हमने जो है ना काफ़ी जल्दी विदिन 48 आवर्स बच्ची को रिकवर भी कर लिया इस सारी चीज़ों में। मुख्तलिफ जगह पे रेड्स की और फाइनली बच्ची जो है ना उसके वालिदैन के हवाले कर दी। अच्छा मैडम, यहाँ पे मुझे ये बताइएगा, ये चूंकि जो खातून है ये इसने ना तो अपनी वहां पे सही पहचान बताई थी और ना ही इसने उन्हें CNIC बताया था। यहाँ पे कोई ऐसा एक्ट मौजूद है, कोई ऐसा लॉ मौजूद है जिसमें आप अगर कहीं पे मुलाजिम रखते हैं तो उनकी शनाख्त अगर आपको नहीं मालूम होती, आप किसी क्रिमिनल बंदे को अपने घर में रख लेते हैं मुलाजिम के तौर पे, तो इस हवाले से पंजाब पुलिस क्या इकदाम करे? देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन का सिस्टम बहुत पुराना चल रहा है, टेनेंट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन। उसमें होता ये है कि जब भी कभी आप कोई नया किराएदार या कभी कोई नया आप हाउस हेल्प रखते हैं घर पे तो आप उसका ID कार्ड उससे जरूर लें। ID कार्ड लेने के बाद स्पेसिफिकली एक उसकी कॉपी अपने पास रखें। सेकेंडली उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करा लें। जब आप उसकी वेरिफिकेशन कराते हैं तो आपको पता है पंजाब पुलिस का सिस्टम बड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है और 1 बटन अवेलेबल होता है। आप ID कार्ड मारते हैं और उसके ऊपर पंजाब पुलिस आपको दे देती है कि इस बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, उसका एड्रेस कहाँ है और इसका पीछे रेपुटेशन कहाँ है। तो आमतौर पे हमारी आवाम सादा लो है और इन चीज़ों पे फोकस नहीं करती जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। अदरवाइज डेफिनेटली इसकी रेमेडीज हैं और इस पे पुलिस काम करती है। अच्छा मैडम, आपने इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया होगा इस मुलजमा का, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? और दूसरी बात ये कि इसने किस मकसद के लिए उस बच्ची को वहां से अगवा किया था? प्रीवियस इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सेकेंडली इस खातून का ये एक साइकोलॉजिकल इशू भी होता है। हमें जो अभी तक समझ आया है, बाकी इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है, वो यही है कि इस खातून की अपनी औलाद नहीं है और शायद ये बच्ची को अपनी औलाद के तौर पे शो करना चाहती थी। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से उन माशरे को और खासतौर पर उन माओं को जो इस तरह की खवातीन के ऊपर ट्रस्ट करती है और अपने बच्चे, आजकल हम ये भी देखते हैं कि लोग अपने बच्चों को ऐसी खवातीन के साथ स्कूलों की तरफ और दीगर जो जगह हैं
वहां पे भेज देती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सबको दिमाग दिया है, हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे कि वक्त बदल रहा है तो हमें इतने सादा लो नहीं होना चाहिए और हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, डाटा को इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को वेरीफाई करना चाहिए। अननेसेसरीली लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और ख़ास तौर पे बच्चों के मामले में आपको पता है कि हालात बहुत ख़राब हैं, तो अपने बच्चों को अनसुपरवाइज तो किसी को देना ही नहीं चाहिए। तो मेरा यही सबके लिए पैगाम होगा कि अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें और ट्रस्ट करने से पहले 10 दफ़ा सोचें। थैंक यू। हर जुर्म के पीछे कोई वजह छुपी होती है, कोई कमजोरी, महरूमी या फिर किसी चीज को पाने की ख्वाहिश इंसान को मुजरिम बना सकती है। एक तरफ मां बनने की तड़प तो दूसरी तरफ 2 माह की मासूम बच्ची के अगवा जैसा संगीन जुर्म। हमारे मुआशरे के ऊपर भी इस केस के बाद सवालात उठने लगे हैं। क्या हमारे मुआशरे में खातून को औलाद के ना होने के बायस उसका जीना हराम कर दिया जाए? क्या एक खातून जिसको अपनी औलाद पाने की खातिर इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि आज वो सलाखों के पीछे है, हम बहसीयत इंसान किस जगह खड़े हैं? हमारी ख्वाहिशात हमें कहां लेके जा रही हैं? मुल्तान पुलिस की कारकर्दगी तो काबिले तारीफ है, लेकिन सोचना चाहिए उन अफराद को जो औलाद ना होने की वजह से अपने रिश्ते तोड़ देते हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ उस खातून के साथ जिसको महज औलाद ना होने की वजह से घर से निकाला गया और फिर उसके बाद उसकी तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया और आज मुजरिम बनकर वो सलाखों के पीछे है। ये मुआशरे के लिए एक पैगाम है, एक मैसेज है। इस बेहिस मुआशरे के अंदर अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखें ताकि किसी बड़े वाकये से बच सके। आज तक के लिए इतना ही। दोबारा हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह के पास।